बड़ी नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किस तरह से चलाना है और उसमें क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, इसके ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि सेक्शन 10A2 जहाँ पे टेन्योर का डिस्क्रिप्शन आया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा 10 साल के ऊपर बैंक में डायरेक्टर नहीं हो सकता है। और मोटा-मोटा ये लगता है कि देश भर में जो 1425, 1426 जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आने वाले 1-2 साल में लगभग 5 से 6,000 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएँगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। तो इसके लिए मैं एक 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ जो बैंक में नए डायरेक्टर बने हैं लोग, जिन लोगों को बैंक उनका दायित्व क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनका रोल क्या होता है और उन्हें क्या जानना चाहिए। इसके बारे में मैं एक 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज सबसे पहला वीडियो जो मेरा होगा कि ये डायरेक्टर लोगों का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में रोल क्या है, उनको वो पावर्स कहाँ से आती है और उन्हें क्या जानना ज़रूरी है, व्हाट दे मस्ट नो। तो ये सब नए डायरेक्टर के लिए है, जिनको जो नए डायरेक्टर बने हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में और जो बैंक को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं एंड दे विश टू नो देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हम लोग अभी पावर्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ग्रेजुअली दिस सीरीज विल कंटिन्यू till I touch up all those subjects where every new director as well as at times the old directors वो समझना ज़रूरी है। उसमें कुछ छोटी-छोटी बातें हैं क्योंकि अभी रिज़र्व बैंक की जो रेगुलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत ही ज़्यादा उनका क्या कहते हैं उसको, उनका लगाव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए ये सभी डायरेक्टर्स को जानना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोल ऑफ डायरेक्टर्स विथ the legal provisions. What are the legal provisions and they help which help the banks to run the show. So every director must watch this video till the end so that they understand the entire game of running a urban cooperative bank. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है। आप तो इलेक्ट होके मेंबर बन गए, किसी बैंक के बोर्ड में आ गए, तो लीगल फ्रेमवर्क ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसमें कुछ प्रोविजंस आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सेक्शन 10A2, सेक्शन 56 जिसमें बोर्ड कॉम्पोजिशन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ये होता है। सेक्शन 10B में आप सीईओ को किस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं वो है। सेक्शन 35 आपको जानना ज़रूरी है जहाँ पे रिजर्व बैंक डायरेक्शन दे रहा है जो बोर्ड को मानना ही है। और सेक्शन 36(1) ये जो सेक्शन है ये आरबीआई को पावर देता है टू गिव डायरेक्शंस टू दी बैंक्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा बीआर एक्ट के अलावा और एक, अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है यानी आप मल्टी स्टेट नहीं, तो आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट होगा, आपके स्टेट का जो कोऑपरेटिव एक्ट होगा वो, या फिर मल्टी स्टेट होगी तो मल्टी स्टेट का जो एक्ट होगा, उसमें आपको क्या जानना ज़रूरी है कि भाई इलेक्शन के बारे में क्या लिखा गया है, टेन्योर के बारे में क्या लिखा गया है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मॉडल बायलॉज से प्रोविजंस आती है। तो डिस्क्वालिफिकेशन आपको जानना ज़रूरी है। बायलॉ आपके बोर्ड के प्रोसीजर्स किस तरह से होंगी, वो आपकी जो बायलॉज है उसमें भी लिखा हुआ होता है और ये कानून में भी लिखा होता है। इसके अलावा और एक लीगल फ्रेमवर्क मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है, जो भी जिसको हम कहते हैं कि आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस या गाइडलाइंस होते हैं, जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है वो प्रिस्क्राइब किया है रिजर्व बैंक ने। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, एक्सपोजर नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें इन डायरेक्शन में दी गई है।
इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी कोड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्या है? क्या स्टेप्स इसमें होती है? या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यू आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम नाउ। तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, उसके कंप्लायंसेस किस तरह से होते हैं, और जो रिलेटिव लॉ, वैसे अगर हम बैंकों को देखा जाए तो लगभग 120-25 लॉज हैं। इतने पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल बैंकर नहीं हो, आप डायरेक्टर बने हो। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपके रोल को, जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रिंसिपल है। क्या कोर प्रिंसिपल है? आपका फाइड्यूशियरी रोल है। फाइड्यूशियरी रोल का मतलब ये होता है कि यू एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ डिपॉजिटर्स मनी। और आप ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालो कि दैट यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। यू आर वन अमंग्स द मेंबर्स। Members have elected you, but the regulator looks to you as trustees from a fiduciary relationship where you have to protect the interest of all the depositors of the bank। और फिर जैसे हम फाइड्यूशियरी ड्यूटी की तरफ जाते हैं, जिसमें ट्रस्ट और लॉयल्टी होता है, तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। आपकी बैंक कोई भी डिसीजन लेगी, वो प्रूडेंस के साथ लेना है, यानी लॉजिकली विथ कॉमन सेंस। आपको ये देखना है कि या तो ये डिपॉजिटर के हित में या फिर ये बैंक के हित में है। किसी को भी अगर आप लोन सैंक्शन करते हो, तो आपको ये देखना है कि वो लोन वापस किस तरह से आएगा, उसका अश्योरेंस आपके पास है या नहीं है, या फिर आपका पार्टिसिपेशन किस तरह से है। आपको जिसको हम कहते हैं कि ड्यूटी ऑफ डिलीजेंस दिया गया है, आपको हर एक बोर्ड मीटिंग में या फिर आप जो भी कोई कमेटी होती है उसमें पार्टिसिपेट आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक चीज़ करती है। क्या करती है कि ये बोर्ड का बैंक के फंक्शनिंग पे ओवरसाइट नहीं है। वो ऐसा लिख देते हैं उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। ये किस तरह से, किस लिए लिखते हैं? क्योंकि तुम्हारा काम होता है स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट देना, बैंक चलाना नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। यू आर नॉट सपोज टू रन द बैंक बिकॉज यू हैव एम्प्लॉइज, यू हैव एग्जीक्यूटिव्स हु आर दी, जिसको हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द बैंकिंग। You are the management part of the banking. You take decisions and the administration should implement those decisions. तो आपको स्ट्रेटेजिक ओवरसेट कहाँ कहाँ पे रखनी है? बिजनेस प्लान्स, आपकी क्रेडिट पॉलिसी, रिस्क, आपका जो रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट आता है कि आपकी रिस्क लेने की हैसियत क्या है आपके बैंक की, यानी कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी कितना है, आपके ग्रॉस एनपीए कितना है, आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये अगर आप करते हो तो इसका मतलब ये निकलता है कि यू इंश्योर दैट बैंक ऑपरेट्स ऑन साउंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें लीगल बैंकिंग कहाँ पे आता है? वही रिजर्व बैंक के गवर्नेंस गाइडलाइंस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, एडिक्वेट कैपिटल के लिए, या फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। और हमेशा याद रखिएगा, रिजर्व बैंक का प्राइमरी कंसर्न क्या है? रिजर्व बैंक का प्राइमरी कंसर्न डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन है। वो मेंबर्स प्रोटेक्शन के लिए नहीं सोचते हैं। मेंबर्स क्या सोचते हैं? उन्हें डिविडेंड मिल गया, बात खत्म हो गई। यानी आपको प्रॉफिटेबल तो होना ही है, लेकिन आप ऐसा कुछ ना करें जहां पे डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को धक्का पहुंच सकता है। और इसीलिए फिर वो क्रेडिट ओवरसाइट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आपको लोन पॉलिसीज अच्छी तरह से करनी है, लोन्स को मॉनिटर अच्छी तरह से करना है। एनपीए के बारे में आपको बेसिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट एनपीए कब होता है, और उसके बाद में आप रिकवरी, आपकी जो टीम है वो रिकवरी किस तरह से करती है, वो परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये इंडिकेटर्स है कि तुम्हारा एनपीए मैनेजमेंट किस तरह से है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो आप ये मान के चलो कि ये आगे जा करके बैंक के फेल्यूर में कन्वर्ट होगा। अगर बैंक के फेल्यूर में कन्वर्ट होता है तो आपको पर्सनल लायबिलिटी की रिस्क आ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, इसीलिए कि आप जब नए डायरेक्टर बनते हो तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करना ज़रूरी है। आपको और एक चीज़ देखनी है कि किसी भी हालत में रिजर्व बैंक के नॉर्म्स में अगर नहीं लिखा है
अगर रिजर्व बैंक के नाम में कोई भी प्रस्ताव क्रेडिट का हो या किसी और प्रस्ताव हो, अगर उसके बारे में रिजर्व बैंक के नॉर्म्स जो है वो अगर तुम्हारी बैंक या तुम्हारे एग्जीक्यूटिव कंप्लाई नहीं करते हैं, उसे अप्रूवल मत दो। और अगर उसे अप्रूवल आप नहीं देते हो तो आप बैंक को बचाते हो। आपको केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीआरआर, एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। अगर आपका सीआरआर, एसएलआर डिफॉल्ट हो गया तो आपकी बैंक सीधा पेनल्टी के रेंज में पहुंच जाती है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट फेल्यूर अगर होता है तो आपका पूरा बोर्ड ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरसीड कर सकती है, यानी आपको रिमूव कर सकते हैं वो। आपका जो सीईओ होता है, आपको उसका परफॉर्मेंस देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर आपको कम रखनी है। और बोर्ड मीटिंग के बाद या बोर्ड के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी आती है, तो वो है ऑडिट कमिटी। आप रिजर्व बैंक की कोई भी डायरेक्शन देखो, सब कमिटीज में नंबर 1 सब कमिटी जो होती है वो ऑडिट की होती है। और ऑडिट कमिटी के कंप्लायंस के ऊपर रिजर्व बैंक का विशेष ध्यान होता है। स्ट्रांग इंटरनल ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के पैसे से दूसरों को पैसा देते हो। तो रिजर्व बैंक का कहना यह है कि ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्करेंट आपके यहाँ होना चाहिए। और ऑडिट के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आता है वो है कंप्लायंस का। एक ही बंदे को 4-4 डिपार्टमेंट देना, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की फितरत है, क्योंकि वो सही बंदे नहीं लाते हैं। फिर एक ही बंदा ऑडिट भी देखता है, रिस्क मैनेजमेंट भी देखता है, कंप्लायंस भी देखता है। दिस इज वायलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस। अगर आपके पास कोई बंदा है जो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट देखता है तो उसने इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। आपकी वो जिम्मेवारी बनती है कि अप्रोप्रिएट पर्सनल वहाँ पे आ जाए। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मेरा एक अलग से वीडियो है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपका कोई पहचान वाला रिश्तेदार या कोई ऐसा बंदा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो उसका लोन या कुछ सैंक्शन में आता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार करते हैं कि वो केस से अपने आप को अलग करते हैं, उसको कहना है रिक्यूज करना। तो ऐसे कोई डिसीजन के सामने आपको ऐसी कोई चर्चा बोर्ड में होने वाली है, तो आपको ये बोर्ड को बताना है कि मेरा इस केस में क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ये केस होना चाहिए, ऐसा मुझे क्यों लगता है। इसलिए वो डिसीजन जब आएगा तब आपको वो डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं होना है, हो सकता है तो एब्सेंट रहना है। और आप उसमें नहीं थे, ये बैंक को रिकॉर्ड करने के लिए बोलना है। आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि उसमें आपको ये रिकॉर्ड करवाना है, क्योंकि अगर इसमें आप ये रिकॉर्ड नहीं करवाते हो तो ये दिस इज कंसिडर्ड एज फेल्योर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आईटी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस तुम्हारी टीम तो कंप्लाई करेगी। टीम को सपोर्ट करो। मैं ये जानता हूँ कि हर कोई बंदा डेटा सिक्योरिटी और इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, या फिर वो जानकारी धीरे धीरे ले सकता है, लेकिन देर आर compliances which Reserve Bank of India wants the bank to undertake. See to it that your IT team is doing that properly. और नया अभी जो इश्यू आ रहा है जिसके ऊपर तुम्हारे अपने बैंक को तैयार करना है वो है डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन। उसके बारे में अभी तो 1 साल है, लेकिन आपको उसके ऊपर तैयारी करनी है। रिकवरी के बारे में भी आप सिर्फ वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो आपको समरी प्रोविजंस होती है, जैसे महाराष्ट्र में सेक्शन 101 है, जो रजिस्टर के पास आप जाते हो, रिकवरी सर्टिफिकेट लेते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। इसके अलावा अगर आपकी बैंक बड़ी है तो आपको ये सोचना है कि अलग अलग ऑप्शंस जो आपके पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना, जैसे कि सरफेसी, डीआरटी और लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आपको स्ट्रेंथन किस तरह से करनी है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, जानकारी रखनी है। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत है, जैसे आप जानते हैं टेन्योर का रिस्ट्रिक्शन है, आप बोरो नहीं कर सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का गाइडलाइंस आप पढ़ोगे तो आपके ऊपर के रिस्ट्रिक्शन आपको पता चल जाएंगे। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया हैज़ टू बी देयर कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि एंट्री लेवल पे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होगा। आपके चेयरमैन को और सीईओ को कम से कम साल में 1 बार, advisable is twice, a fit and proper criteria of all the directors is reviewed and it is established that all the directors are fit and proper. They must have integrity, track record अच्छा होना चाहिए,
फाइनेंशियल साउंडनेस चाहिए। आपके पास आपको आपको लायबिलिटी क्या आती है अगर ये ढंग से नहीं होता है? आजकल वो BR एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आई है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्शनली बोर्ड के किसी भी मेंबर को या पूरे बोर्ड को रिमूव कर सकती है, वो बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है। बार बार कहने के बाद भी अगर आपकी बैंक सुधर नहीं रही है, इसमें बोर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। और बोर्ड अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो रिजर्व बैंक हालांकि लंबा रोक देती है, दे गिव यू लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें बदलाव नहीं आता है तो बोर्ड को रिप्लेस किया जा सकता है। आपकी पर्सनल लायबिलिटी कहाँ पे आती है? फ्रॉड में आती है, इम्प्रॉपर लेंडिंग में आती है, विलफुल नेग्लिजेंस में भी आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ सकती है, जहाँ पे आपको भारतीय न्याय संहिता या PMLA इसके अंतर्गत पर्सनल लायबिलिटी आपकी आ सकती है। आपके बैंक का रेपुटेशन रिस्क भी उसमें बढ़ जाता है। कमिटीज के रोल के ऊपर मैंने रेफर जैसे किया था कि ऑडिट कमेटी आपकी आपकी सबसे बड़ी कमेटी होगी। अगर आप T3 और T4 में आपकी बैंक है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी क्रेडिट कमेटी ही रिस्क का कुछ काम करेगी अगर आपकी बैंक T1 या T2 में है। IT स्ट्रैटेजी कमेटी आपको बनाना है। और रिजर्व बैंक नॉर्मली तुमसे क्या चाहती है? वो नॉर्मली इंस्पेक्शन के समय पे वो देखते हैं, क्या देखते हैं? वो पूरा आपके जो बोर्ड में मीटिंग जो होती है उसके जो मिनट्स होते हैं ना वो पढ़ते हैं पूरे, पिन टू पियानो, अथ से अंत तक। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन बनाते हैं कि भाई डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, मैनेजमेंट को चैलेंजेस क्या है। अगर कोई डायरेक्टर बंदा आता है और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं कि पासिव है, वो सिग्नेचर के लिए आता है, अलाउंस लेता है, चला जाता है, ही इज पैसिव, हिज कंट्रीब्यूशन इज नॉट देयर। रिजर्व बैंक का ये इंटरप्रिटेशन क्या होगा इससे मालूम है कि दिस इज अ गवर्नेंस फेलियर। आपके जो 12-15 लोग हैं वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिस्कशन में, तो आजकल मिनट्स में चेंजेस क्या आए हैं? डिस्कशन हैज टू बी रिकॉर्डेड, हु सेड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड, और फिर देयर हैज टू बी एन एक्शन टेकन रिपोर्ट इन ईच सब्सिक्वेंट मीटिंग कि भाई तुमने जो डिसाइड किया वो एडमिनिस्ट्रेशन ने इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड। द मोमेंट यू ब्रिंग दिस चेंजेस, जिसको हम कहते हैं कि बैंक अच्छी चल रही है, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो होती है उसमें ये एक चीज है, आपको अपने आप को ट्रेन करना है। देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन विच अंडरटेक अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द डायरेक्टर्स, अटेंड दैट। MIS रिपोर्टिंग एक रिजर्व बैंक का है ना, रिव्यू ऑफ कैलेंडर है। वो रिव्यू ऑफ कैलेंडर अगर तुम्हारी बोर्ड में डिस्कस होता है और उसके कमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, योर्स इज अ गुड बैंक। आपके पास इंडिपेंडेंट कंप्लायंस हेड होना बहुत ही ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल बहुत होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर से एक चीज़ आपके लिए कहूँगा, वो ये है कि आप मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कानूनन है, आपको मेंबर्स चुन के देते हैं, लेकिन रेगुलेटर आपकी तरफ किस तरह से देखता है कि यू आर द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट and you are a part of regulated banking system. Banking system is highly regulated. आपको ये पक्का सोच के चलना है कि ये अंडर द रेगुलेशन यू रन द बैंक, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग व्हाट दैट बैंक ऑपरेट्स इन safe, compliant and prudent manner as per the Banking Regulation Act, directions, cooperative laws, and the primary responsibility of protecting the depositors who keep their money along with the trust with you. So this is basically for the people who have recently entered the members list of the board, or same would be applicable to the members of the board of management, क्योंकि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 50% ही तुम्हारे बोर्ड के लोग आते हैं उसमें, और 2 या 3 बंदे बाहर के होते हैं। यही सीरीज हम आगे चलाएंगे। मैं बोर्ड की पावर, CEO की पावर्स, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स क्या होते हैं वो उसके ऊपर भी बात करूँगा। देखते रहिएगा ये चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। मेक पॉजिटिव यूज ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।